हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसे कि आपको पता होगा, हम इतने दिनों से कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपके लिए शुरू हो गया है हिंदी का। तो मेरा क्लासेस ने अपनी एक नई पहल करी है आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो में तो हम अभी आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे ही, उसके पहले थोड़ी सी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। लास्ट टाइम जब 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, तो जब हम यूट्यूब में सर्च करते थे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए कोई भी रेगुलर क्लासेस या रेगुलर बैचेस जिसमें हमें स्पेशली एमपी के बच्चों को या जो बच्चे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए कि खास उनके लिए वो ऐप हो या वो वीडियो हो या यूट्यूब चैनल हो कुछ, तो हमें उस टाइम पे ना ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं मिल रहा था। मिल भी रहा था तो छिटपुट मिल रहा था और कोई ऑथेंटिक चैनल नहीं मिल रहा था। इसलिए जो कमी लास्ट टाइम थी उसको पूरा करने के लिए हम मेरा क्लासेस से जुड़ रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक क्वेश्चंस हो, आप उसको मतलब पेपर में कर पाओ, उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने और आप अपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करें। पूरी श्योरिटी तो हम नहीं दे सकते क्योंकि पढ़ाते हम सिर्फ है, लेकिन वो मेहनत करना आपके हाथों में है। आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, अभी तक सिलेबस नहीं आया है लेकिन हमने तैयारी अपनी शुरू कर दी है, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से नहीं बैठे रह सकते कि जब सिलेबस आएगा हम तब तैयारी करेंगे। मान लीजिए सिलेबस 2 महीने बाद आएगा, तो क्या हम 4 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में अपने बोला था ना कि हम 70% को लेके चलते हैं, तो मान लीजिएगा अगर 2 महीने बाद भी हमारा सिलेबस आता तो कम से कम हम 70% तो अपना कवर कर चुके रहेंगे ना। 30% बचेगा तो वो हम अपना 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को अगर ये लगता है कि सिलेबस आएगा उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे, तो आप लोग बहुत लेट हो चुके होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार 2022 का पेपर 2024 में हुआ था ना, तो इस बार एमपीपीएससी ऐसा नहीं करेगा। वो 2025 का पेपर 2025 में ही लेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी अपनी पोस्ट को भरना है। तो बस इसी के साथ ही बस थोड़ा सा आपको यही इन्फॉर्म करना था कि आप लेट मत कीजिए। आप जल्दी से जल्दी यहाँ नहीं कहीं पर भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको जो भी हमसे हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल भी आपकी हेल्प हर टाइम करने के लिए तैयार है। और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सी संख्या में आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड क्लासेस में ना आपको भी बहुत सी चीज़ें डाउट होती है। जो चीज़ मैं बोल देती हूँ तो आपको लगता है मैडम ये कैसे बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये भाषा कहाँ से आ गई, अरे मैडम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन जब आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे या फिर हमें कमेंट करेंगे ना, तो आपका देखिए, नेट तो आप चलाते ही है ना, यूट्यूब तो आप चलाते ही हैं, तो आपको एक कमेंट करने में क्या जाता है? अभी कमेंट करके हमसे पूछिए। आपको भी जो भी डाउट हो, आपको कोर्स से रिलेटेड डाउट हो, आपको या आपके पास पैसों की, आपकी आर्थिक स्थितियों में कोई समस्या हो, या आपको समय की कोई समस्या हो, प्लीज़ हमसे डिस्कस कीजिए। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप उसको बताइए हमसे। तो चलिए ठीक है, बहुत हो गया डायलॉग अब हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। हमने अपने वीडियो में ये ऑफ़र चल रहा था, आज लास्ट डेट है इस ऑफ़र की, हमारे कोर्स लेने की। ये देखिए यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार जुड़ के तो देखिए ना मेरा क्लासेस के ऐप पे, एक बार यूट्यूब से हमसे जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो ठीक है, हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं जो हमने पढ़ा था। हिंदी यूनिट 1 का ये टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं तथा बोलियां। इसका भाग 1 हमने कवर कर लिया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हिंदी की 5 उपभाषाओं में से राजस्थानी के अंतर्गत ये जो 4 मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। 1 मिनट, हाँ मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ लिया था, मारवाड़ी पढ़ ली थी, मेवाती पढ़ ली थी, मालवी पढ़ ली थी, जयपुरी पढ़ ली थी, गढ़वाली पढ़ ली थी, कुमाऊनी पढ़ ली थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हमने 9 भाषाएं पढ़ ली थी। मैंने बोला था आपको कि पश्चिमी हिंदी, ये जो पश्चिमी हिंदी है हमारा ये, और ये बिहारी हिंदी। तो ये बिहारी हिंदी तो हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी हिंदी थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने बोला एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम इसको दूसरे भाग में कवर करेंगे। तो 9 भाषाएं हमने ये पढ़ ली थी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी। अब हम ये 9 भाषाएं अब आज के वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है ना कि पश्चिमी हिंदी हमारी शौर शनि अपभ्रंश से निकली हुई है। शौर शनि अपभ्रंश से हमारी क्या निकली, पश्चिमी हिंदी। और फिर ऐसे पश्चिमी हिंदी में हमारे निकली भाषाएं कौन कौन सी, खड़ी बोली, कन्नौजी,
हरियाणवी, बुंदेली, दक्कनी। अच्छा, ये जो दक्कनी है ना, अभी अभी मैं आपको बताऊंगी, पेपर भी दिखाऊंगी कि जब लास्ट टाइम हमारा पेपर हुआ था किसका, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का, तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी। तो आज हम पश्चिमी हिंदी में पहली जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का तो मतलब हम सब समझते हैं। ब्रज का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पशुओं या गायों का पशुपालन किया जाता था, ऐसे क्षेत्र को हम ब्रज कहते थे और वहाँ की भाषा हमारी ब्रज भाषा कहलाई। तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब हम इसके आगे तथ्य पढ़ते हैं कि इस बोली का आरंभिक रूप आदिकाल साहित्य में पिंगल तथा भाखा नाम से मिलता है। देखिए, आपने ना डिंगल पिंगल सुना होगा, अगर आपने आदिकाल पढ़ा होगा तो फिर डिंगल पिंगल सुना होगा। तो जो डिंगल होता है ना, वो हमारे राजस्थान की मिश्रित बोली के लिए किया जाता है, और जो पिंगल है ना, वो ब्रजभाषा मिश्रित बोली के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ लेना कि इनमें से किस भाषा को पिंगल भी कहा जाता था, तो आप ये यहाँ एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया तो आप लगाएंगे ब्रज भाषा को। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आपको नहीं पता कि पिंगल क्या होता है, नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो आप वो हमें कमेंट में दीजिएगा, तब मैं आपको बता पाऊंगी। ऐसे में तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे पा रहे हैं पेपर, तो आप कम से कम इतने कैपेबल तो होंगे कि आपको ये चीज़ पता होगा। मेरा ये पीडीएफ बनाने का और आपको वीडियो देने का मतलब ये है कि जितना भी सिलेबस है मैं एक साथ आपको देने की कोशिश करूँ कि इसके अलावा फिर आपको कहीं पर भी ना जाना पड़े, कहीं पर भी कुछ ना पढ़ना पड़े। तो भी अगर मुझसे कुछ छूटता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं उसको और ऐड करूँगी। आपके लिए एक ये वीडियो बनाने के लिए मुझे अपने दिन के बहुत घंटे देने पड़ते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ, हर बुक से जो बुक मेरे पास अवेलेबल है। तो ठीक है, इस बोली का आरंभिक रूप आदिकाल साहित्य में पिंगल और भाखा नाम से मिलता है। ठीक है, रीतिकाल तक ब्रज को भाखा और पिंगल नाम से ही पहचाना गया। अब हम क्या बोलते हैं कि ब्रज भाषा को और किस किस, ये सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रज भाषा को और किस किस नाम। अब आ जाए आपको कि इनमें से किस भाषा का नाम नाग भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा का नाम है। भाषामणि भी इसका अन्य नाम है। पुरुषोत्तम भाषा भी ब्रज भाषा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। बहुत उनके द्वारा दी गई रचनाएं, उनकी रचना और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिए हैं ना, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रज भाषा के लिए ना, जब ब्रज भाषा का नामकरण नहीं हुआ था तो अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा को दहली के इतराफ की भाषा कहा। दहलवी से यहाँ आशय है आपका दिल्ली, दहलवी के इतराफ की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूरदास के पहले। हम जानते हैं कि ब्रजभाषा में ना सूरदास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ठीक है सूरदास तो थे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि क्वेश्चन आया कि बताइए ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। सबको पता है सूरदास, 12th क्लास के बच्चे को भी पता है कि सूरदास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। लेकिन अब हमको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा कि सूरदास के पूर्व प्रसिद्ध कवि विष्णुदास हुए थे। आगे हम उनकी रचनाएं भी पढ़ते हैं। विष्णुदास हुए। अब उपभाषाएं भी पढ़ लें हम ब्रज की, चूंकि ब्रजभाषा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्रजभाषा की उपभाषाएं पढ़ते हैं। तो उपभाषा के अंतर्गत इसको अंतर्वेदी, डांगी, भुक्सा, जादोबाटी। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा मीनिंग बता दूंगी ना, तो आपको थोड़ा सा और वो हो जाएगा। जैसे देखिए, अंतर्वेदी नाम कैसे पड़ा? क्यों? क्योंकि ये गंगा और यमुना का जो मध्य भाग था ना, वो उसको अंतर्वेद कहते थे, और अंतर्वेद की ये भाषा था, इसलिए इसका एक नाम अंतर्वेदी हो गया। भुक्सा क्यों कहा गया? क्योंकि जो नैनीताल है, नैनीताल कहाँ पर पड़ेगा आपको, ये पहाड़ी इलाका है ना, उसके नीचे साइड नैनीताल है, और नैनीताल के तराई क्षेत्र मतलब और नीचे साइड जो अपना थोड़ा यूपी आपको पहले पता होगा ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था पहले एक था। तो बस पहाड़ी इलाका के नीचे नैनीताल है, और नैनीताल के नीचे हिस्से निचले स्तर मतलब दक्षिण के स्तर में जाएंगे ना, तो वहाँ की भाषा को
बुक्सा भी बोला जाता है और भुक्सा, इसलिए यहाँ ये भुक्सा नाम दिया गया है। जादो वाटी आप समझते हैं, जादो ये ना तद्भव रूप, तद्भव नहीं कह सकते लेकिन एक अपने शब्द से विचलित है। जैसे जादो का मतलब आप यादव सुनते हैं, यादव, यादव, यहाँ मैं लिखूँ यादव, यादव। अभी आप कहीं कहीं अगर कहीं आप अगर एमपी से या यूपी से या बिहार से, बिहार में तो खैर मैं भाई बिहार का उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यूपी में यादव को ना जादो जादो भी कहते हैं, इसलिए वहाँ यादव की अधिकता है तो इसलिए जादो वाटी भी हो जाता है। ग्वालेरी आप समझते हैं, ग्वाल, ग्वाल जो ग्वाले होते हैं जो गायों का पशुपालन करते हैं उनको ग्वाल कहा जाता है, इसलिए ग्वालेरी। माथुरी क्योंकि ये मथुरा के साइड बोली जाती थी तो इसलिए इसका नाम यहाँ माथुरी दिया गया है। और मध्य देशी क्योंकि ये भारत के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए मध्य देशी। अब देखिए ये नाम भी पड़े हैं ना तो इनका कुछ मतलब है, हर नाम का अपने आप में कुछ मतलब होता है, ऐसे कैसे नाम नहीं पड़ जाता। तो अभी फिलहाल जो मुझे मिले थे मैंने वो आपको बता दिया कि अंतर्वेद कैसे नाम पड़ा, अंतर्वेदी सॉरी, डांगी, भुक्सा, जादो वाटी। अच्छा ये भुक्सा को ना बुक्सा भी बोलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे उसका नाम कैसे चेंज कर दिया गया है। बुक्सा भी कहा जाता है ग्वालियरी। अच्छा जो हमारी ये मुख्य मुख्य भाषाएं हैं ना जैसे अंतर्वेदी, डांगी, बुक्सा और जादोवाटी, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अंडा भूंजा या भूंजा अंडा। थोड़ा फ़नी लगता है सुनने में, थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना तो हमें कुछ फ़नी सी ट्रिक चाहिए रहती है। ट्रिक मैंने बहुत देखी है, बहुत बुक्स में देखी है, कभी एक तो मैंने बुक्स भी ले ली थी ट्रिक के चक्कर में, लेकिन वो बहुत बोरिंग है, जितना बोरिंग पढ़ना लग रहा था उससे भी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था कि वो ट्रिक्स याद करना। तो ट्रिक्स ऐसी बनाओ ना जो ये मेरी ट्रिक्स है, आपको अपने से भी बनाना ना तो प्लीज़ ऐसी ट्रिक्स बनाइएगा ना जो थोड़ी सी फ़नी हो, हमें हमारे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर आए, ऐसी ट्रिक्स बनाइएगा प्लीज़। तो मैंने बनाया इसका अंडा भूंजा। तो अंडा से ये जो अंग की बिंदी है इससे अंतर्वेदी हो गया, डांग से डांगी, भू से भुक्सा, भुक्सा या बुक्सा और जा से जादोवटी। ये तो मेरी ट्रिक थी भाई, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो अपनी एक बहुत अच्छी फनी ट्रिक बना के मुझे भी भेजिएगा तो मैं भी उसको अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट है हमारा ब्रजबुली। अरे ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल आ गया, ये एक बार यूजीसी नेट पे पूछा भी गया है। मैं यूजीसी नेट को पहले बहुत फॉलो करती थी जब तक मैंने यूजीसी नेट का पेपर नहीं दिया था। जब मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया फिर उसके बाद मैं उसको फॉलो करना बंद कर दिया, लास्ट 2-3 टाइम से मैंने उसको फॉलो करना बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2020 से मेरा यूजीसी नेट कंप्लीट हुआ था और उसके पहले 2018 में मेरा एमपी सेट भी कंप्लीट हो चुका है। तब मैं बहुत ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, पूरी की पूरी बुक ही पूरी चाट मारती थी। तो चलिए ठीक है, तो ये ब्रजबुली है। तो जैसे ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है कि ब्रजबुली इनमें से किस, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ कि ब्रजबुली इनमें से किस भाषा के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगर आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो आप ब्रज भाषा लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रजबुली जो है ना वो आपकी बांग्ला और असम की भाषा के लिए यूज़ होता है ब्रजबुली। इसको तो आप मतलब 3-4 बार पढ़ना इसको। तो ब्रजबुली से आप समझ जाना कि ब्रज की भाषा के लिए नहीं होता, आगे ज़रूर ब्रज लिखा लेकिन ब्रज की भाषा के लिए नहीं, ये होता है बांग्ला और असम की भाषा के लिए। और इसका ये जो नामकरण था ना ये ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में विभाजित है। ये बहुत छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, एमपीपीएससी के लेवल से ये नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि ब्रज भाषा का विकास 3 कालों में है। आरंभ से 1525 ईस्वी तक, आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल, 1525 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। ठीक है, अब हमारा जो पेपर को टफ बनाने वाले क्वेश्चन है वो ये है, ब्रज भाषा का गद्य। पद्य तो बहुत सारे लोगों को मीरा, रहीम, सूरदास ये सबको आते हैं। अब थोड़ा सा गद्य में हम आते हैं क्योंकि हमारा लेवल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सॉरी। श्रृंगार रस मंडन, विठलनाथ आपको पता होगा कि विठलनाथ कौन थे? विठलनाथ थे वल्लभाचार्य के पुत्र। तो उन्होंने ये श्रृंगार रसमंडन ब्रज भाषा गद्य में रचना, अगर हम प्रथम में देखें स्टार्टिंग में तो यही है श्रृंगार रसमंडन। और ये वाला क्वेश्चन आया भी है, ये क्वेश्चन ना आया है
श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? ब्रजभाषा के संदर्भ में नहीं आया था, बस ऐसे नाम पूछा गया था कि श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की है। मुझे इतने सारे ऑब्जेक्टिव इसलिए पता है क्योंकि करीब करीब यूजीसी नेट 89 ऐसे कब से स्टार्ट हुआ था, तब से लेके मेरे पास 2016-17 तक के पेपर थे। तो मैंने पूरी वो बुक, मेरे पास अभी भी वो बुक रखी ना, मैंने पूरी बुक को कई बार लगाया था, इसलिए मुझे ये सब पता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। नेक्स्ट है 84 वैष्णव की वार्ता। ये आपको केवल ब्रज का गद्य नहीं और भी किसी रूप में पूछ सकती है कि ये किसकी रचना है? गोकुलनाथ। अच्छा, ये विट्ठलनाथ के वल्लभाचार्य, उनके पुत्र विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र ये गोकुलनाथ है। ठीक है, उनकी एक और रचना 200 वैष्णवन की वार्ता। ये हम जब भक्ति काल पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे उसमें कि 84 वैष्णवन की वार्ता में क्या है, 252 वैष्णवन की वार्ता में क्या है, श्रृंगार रसमंडन में क्या है। हो सकता है हम जब तक भक्ति काल में पहुंचे तब तक आप हमसे लाइव जुड़ चुके होंगे, तब हमें और अच्छा लगेगा आपसे ये सब डिस्कस करने में। आप हमसे पूछेंगे और हमें और भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में। अष्टयाम नाभादास की है, ये सब पूछा जाता है। अष्टयाम ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, ये आपको अगर लग रहा है ना कि ये ऐसे, ये नहीं ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगी भी। जब हम लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वास्तव में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। और यूजीसी नेट एक स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, हिंदी के प्रोफेसर्स लोग वो पेपर बनाते हैं, इसलिए ये सारी रचना बहुत अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है। नाम प्रश्न का स्वरूप कुछ और बदल के भी दे सकता है, लेकिन ये है, इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है क्या? माधव विलास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। माधव विलास लल्लूलाल की रचना। लल्लूलाल का महत्व खड़ी बोली के संदर्भ में बहुत अधिक है, यहाँ तो ब्रजभाषा में उतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने वो पढ़ा कि गद्य पढ़ा था ना, अब हम ये बताते हैं कि जो ब्रजभाषा का हम कहाँ से मानेंगे कि भाई कौन सी सबसे पुरानी ब्रजभाषा की कृति है, तो वो है प्रद्युमन चरित है। यहाँ से अगर आप ब्रजभाषा की कृति को, मतलब सबसे प्राचीन कृति कुछ भी आती, गद्य पद्य कुछ भी, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रद्युमन चरित ही मिलेगा। और किसने लिखा है? सुधीर अग्रवाल ने। और ये जो 1354 लिखा है ना, बस यहीं से हम शुरुआत मान लेते हैं। 1354 से हम ब्रजभाषा की जो हमारे पास अभी प्रमाण है अभी, वो यहीं से हम मानेंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कालों में, यहाँ पर हमने काल में पढ़ा था, ये यहाँ तो हमारे पास आरंभ से 1525 ईस्वी तक आदिकाल देते हैं, तो इसी के बीच में 1354 से हमको वो रचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्रद्युम्न चरित मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये विष्णुदास इसलिए इम्पोर्टेंट रखना, जो मैंने भी प्रीवियस बताया था आपको कि सूरदास के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी एक स्नेह लीला एक बार पूछी गई थी। स्नेह लीला, स्वर्गारोहण रुक्मिणी, ये अब स्नेह लीला एक बार पूछ ली गई तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी वही पूछी जाएगी, अन्य रचनाएं भी उनकी पूछ सकता है। नारायण दास की छिताई वार्ता। नारायण दास की छिताई वार्ता जब हम सूफी काव्य पढ़ेंगे ना, तो उसके अंतर्गत ये छिताई वार्ता आता है। देखिए, हर चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हम ये नारायण दास की छिताई वार्ता ना जब भक्ति काल में सूफी काव्य पढ़ेंगे तब भी ये पढ़ेंगे छिताई वार्ता, लेकिन ये ब्रज भाषा में सूफी काव्य लिखा गया था। और मैक्सिमम जो अधिकतम जो आपके सूफी काव्य थे वो अवधि में लिखे गए थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा यूनिक चीज़ होती है ना, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चिताई वार्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सूफी काव्य में जब जहाँ सब अवधि में सूफी काव्य लिखे गए थे, ये कुछ रचनाएं ऐसी थी, एक दो रचनाएं और होंगी, मैं आपको बताऊंगी, ये ब्रज भाषा में लिखे गए थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। दामोदर दास की ये लखन सेन पद्मावती कथा, नरोत्तम की सुदामा चरित, ये सब ब्रज की, और ये सबसे ये 2-3 बार पूछ चुका है। प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी एक बार पूछा है ब्रज भाषा के संदर्भ में, एक बार पूछा शायद अलंकार के संदर्भ में, व्यंग्य के संबंध में, ऐसे कर करके 2-3 बार क्वेश्चन का नाम वो मतलब पैटर्न बदल बदल के ऐसा पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा खड़ी बोली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, खड़ी बोली पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा
कि हिंदी भाषा और अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, दूसरे में आता है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, तीसरे में ना खड़ी बोली का विकास आता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे। जब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे ना खड़ी बोली का विकास, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम खड़ी बोली का पद्य कैसे शुरू हुआ, खड़ी बोली का गद्य कैसे शुरू हुआ, खड़ी बोली को उसका विकास कैसे हुआ, वो हम अभी तीसरी जब यूनिट मतलब अगले वीडियो में जब हम तीसरी यूनिट शुरू करेंगे तब हम वो पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा सा आप संक्षेप में समझ लीजिए कि खड़ी बोली क्या है। चूँकि ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए आपको एक साथ एक मटीरियल देना मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपको दे रही हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब क्या है? खड़ी, खड़ी का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड, है ना। तो खड़ी बोली में खड़ी के अलग अलग अर्थ भी हो सकता है, खरी या शुद्ध। खरी मतलब यार बहुत खरा बोलता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध बोलता है वो। या खड़ी स्टैंडिंग, वही मैंने आपको जो बताया ना खड़ा होना, स्टैंडिंग। ये खड़ी का मतलब पाई से भी होता है, पाई मतलब ऐसे सीधा, सीधी डंडा, सीधा रेखा। और धनात्मक कर्कशता, मतलब सुनने में हमें कर्कश लगता है वो, उससे हम खड़ी बोली को हम ऐसे ऐसे अर्थ में ले सकते हैं खड़ी बोली का। और ये जो पाई वाला है ना, ये पाई इसलिए भी, जैसे आप खड़ी बोली में से मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने खाया, मैंने ये देखा, खा, सब ये देखिए आकारांत, वो सॉरी आकार बहुला में जा रहा है, पाई उसमें आ की मात्रा ज़्यादा आ रही, इसलिए ये खड़ी पाई का प्रयोग है ना, इसलिए खड़ी बोली में रहता आकार बहुला के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खड़ी बोली के अन्य नाम क्या है? कौरवी। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम दिया कौरवी। ये भी बहुत पूछ चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? कौरवी। या दूसरे कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया, किस भाषा विद्वान ने दिया? तो वो राहुल सांकृत्यायन। इसके अलावा उसको सर हिंदी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेखता इम्पोर्टेंट हो सकता है, रेखता में कभी कभी हिंदी से भी हिंदी को भी ध्यान में रख के पूछा जाता है, या फिर हिंदी प्लस उर्दू, इसको मिक्स भाषा में जैसे हिंदुस्तानी को रखते हैं ना, वैसे रेखता को भी उसी संदर्भ में लिया जाता, प्योर हिंदी में नहीं लिया जाता। मर्दानी भाषा और जनपदीय भाषा, मर्दानी भाषा और जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा किसने बोला? ये मैंने छोटे सा ट्रिक बना दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ये भी बहुत बड़े विद्वान है भाषा के, हिंदी भाषा के। तो इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी ने मर्दानी भाषा और जनपदी, ये यहाँ पर जो भी लिखा है ना, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि मर्दानी भाषा किसने कहा, जनपदी हिंदुस्तानी भाषा किसने कहा, देशी हिंदुस्तानी या वर्नाक्युलर। अच्छा, ये जो देशी हिंदुस्तानी चलो कॉमन है, ये जो वर्नाक्युलर है ना, ये वाला टॉपिक, ये ग्रियर्सन का एक और टाइटल इसी टाइटल से है, वो हम आगे जब हिंदी का लेखन परंपरा पढ़ेंगे तब हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये शब्द आता है वर्नाक्युलर, ठीक है। तो ये ग्रियर्सन है, वर्नाक्युलर से आप समझ जाना ग्रियर्सन ने दिया है ये नाम, ठीक है। ये हो गए खड़ी बोली के अन्य नाम हो गए। अब ये देखिए, विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ, ये मैंने आपको बताया, सुनीति कुमार चटर्जी ने बोला खड़ी बोली का अर्थ क्या होता है? सीधी। कामता प्रसाद गुरु ने बोला कर्कश। आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने की, क्योंकि इतना सारा कुछ याद करने को तो है हमारे पास। अगर कभी ऐसे आए तो आप इससे थोड़ा सा ये से भी याद कर सकती है, जैसे कामता प्रसाद गुरु से ना, और कहीं यहाँ देखिए कहीं पर भी क नहीं लिखा है ना, तो आप का से ये क को रिलेट कर लीजिएगा। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश बोला, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश बोला, क से का। सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी बोला, स से सा, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी का, एक ये कामता प्रसाद गुरु का, एक ये गिल क्राइस्ट का। गिल क्राइस्ट ने बहुत ज़्यादा हिंदी के लिए काम किया है, ये वाला। तो आप गिल क्राइस्ट का मानक हिंदी है। गिल क्राइस्ट ने सच में इतना ज़्यादा हिंदी के लिए काम किया ना, कि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ना लिखा होता, तो आज जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी के लिए सब बात कर रहे हैं, वैसे ही गिल क्राइस्ट के लिए और ग्रियर्सन के लिए करते काम। ये गिल क्राइस्ट और ग्रियर्सन में आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रियर्सन अलग है और गिल क्राइस्ट अलग है। तो ये जो मैं वो हिंदी की बात कर रही थी, सॉरी, ये तो प्रोफेसर थे जो गिल क्राइस्ट थे ना, ये प्रोफेसर थे। जब हम आगे खड़ी बोली का जब हम विकास पढ़ेंगे ना, उसमें ये प्रोफेसर रहेंगे गिल क्राइस्ट। और जो ग्रियर्सन है वो बहुत बहुत शोध किए उन्होंने हिंदी के लिए।
तो गिल क्राइस्ट ने क्या बोला, मानक मानक हिंदी बोला। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ग्रियर्सन का वो वर्नाक्लूअर वाला, वो कि ये था कि उनकी एक बुक है द मॉडर्न वर्नाक्लूअर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये उनकी बुक है। ये जो जब हम लेखन परंपरा पढ़ेंगे ना हिंदी साहित्य की, उसमें काम आएगा। किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित बताया। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी खरी और शुद्ध ये आप 3 याद रखिएगा, सुनीति कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु और गिल क्राइस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आदि काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने, और वाह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, कितनी पहेलियाँ आज भी अमीर खुसरो की हमें अभी कभी जीवन में कभी कभी आ जाती हैं। अमीर खुसरो की कितने गाने हैं अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए, तो इसलिए अमीर खुसरो का श्रेय है खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के लिए। बीम्स भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा आदि विद्वानों ने खड़ी बोली का आधार जो माना, किसको माना, कौरवी को माना है। ठीक है, ये भी ठीक है। कैसे याद करेंगे, ये जब आप मुझे कमेंट करेंगे तब मैं बताऊंगी कि कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप सब समझ रहे हैं। आप जब तक मुझे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं यही समझूंगी कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तब मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी पूरी बिल्कुल। आपको जिस भी चीज़ के लिए टॉपिक के लिए ट्रिक चाहिए, या आपको लग रहा है मेरे को बोरिंग लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझसे बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी आपके साथ आपकी तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में लल्लू लाल व सदल मिश्र ने किया। ये जब अभी हम खड़ी बोली का जब आपको विकास पढ़ाएंगे उसमें इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन्होंने बहुत काम किया था खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी बनाने और हिंदी साहित्य में स्थापित करने के लिए। खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और गाजियाबाद। दिल्ली में और कोई भाषा नहीं है, इतने दिनों से आप समझ गए होंगे। न्यूज़ चैनल, टीवी, न्यूज़पेपर ये सब में पढ़ते होंगे। दिल्ली की कोई अपनी भाषा नहीं है। दिल्ली की वही भाषा क्या, खड़ी भाषा, बिल्कुल स्ट्रेट भाषा, कहते हैं ना लठमार जैसी भाषा होती है वो दिल्ली की, इसलिए खरी शुद्ध जो बोला गया ना वो इसी जगह की बोली के लिए कहा गया। तो ऐसे ही दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला, रामपुर, आप इमेजिन कर लीजिएगा यहाँ के एक व्यक्तियों को लेकर कि दिल्ली में कौन है, अच्छा वो ऐसी बोली बोलता, आगरा में कौन है वो ऐसी बोली बोलता, मेरठ में कौन है वो ऐसी बोली बोलता। इससे आप रिलेट कर लेंगे ना तो आपको जगह के नाम में बहुत जल्दी से मतलब याद हो जाएंगे कि अच्छा वो फलाना व्यक्ति वहाँ का था, अच्छा वहाँ तो ऐसी बोली बोली जाती है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रेम प्रवास है। ये बहुत कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, यहाँ वही क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूँ आपको, यहाँ वही क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में उसमें पूछे गए हैं। और आपको जब आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी पूरी तैयारी हो गई है और हमें इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी करनी है, तब हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ना बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स बिल्कुल डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है खड़ी बोली के गद्य और पद्य। ये खड़ी बोली की गद्य और पद्य की संरचना, वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसका जो टॉपिक है वह ये है खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, उसमें सरस्वती पत्रिका और अन्य साहित्य पत्रिकों की भूमिका, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम खड़ी बोली को अभी ख़त्म करते हैं। जो मेन टॉपिक थे हम ये जो हम अभी पढ़ चुके हैं ये हम वहाँ भी पढ़ेंगे, शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे हम वहाँ पर, जब शॉर्ट में पढ़ेंगे वहाँ पर, और जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी अगली बोली आती है वो है बुंदेली। बुंदेली तो हम समझते ही हैं क्योंकि हम एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश की बोलियाँ तो हमने बचपन से भले ना सुनी हो, लेकिन हमें इतना तो पता होगा कि ये बोलियाँ हमारे एमपी में बोली जाती हैं। तो बुंदेली नाम कैसे पड़ा इस भाषा का? बुंदेल शासकों के आधिपत्य के कारण उनका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, और वहाँ के लोग जो बोलियाँ बोलते थे उसको हमने भाषा विद्वानों ने भाषा को बुंदेली भाषा कहा। ठीक है, अब लोधांती, पांवारी, बनाफरी, खटोला, निभा, कुंदी, भदौरी आदि कुल 12 बोलियाँ हैं। यहाँ मैं आपको ना एक चीज़ बता दी हूँ अभी, ये लोधांती, ये पंवारी, ये बनाफरी, ये खटोला, नहीं बनाफरी नहीं था, बनाफरी यूजीसी नेट पे पूछा गया, सॉरी,
बनाफरी जो है वो यूजीसी नेट में पूछा गया था, अभी पूछा गया था जो 2022 में। पंवारी, पंवारी, खटोला, निभा, निवड़ी आया था। ये जो निभा लिखा है ना उसमें निवड़ी करके आया था, हो सकता है चेंज हो गया। और क्या पूछा था, हाँ ये दो एक अलग करके क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें से ये पूछा था, उसमें दिया था लोधांती, पंवारी, अखटोला और मेवाती। क्वेश्चन ये था कि इन लोधांती, पंवारी, खटोला और एक मेवाती, इनमें से कौन सी बुंदेली की उपभाषा नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता है कि आपको नहीं पता कि लोधांती, पंवारी और खटोला बुंदेली की उपभाषाएं हैं, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि मेवाती तो यार हो ही नहीं सकती बुंदेली की, क्योंकि वो तो वहाँ की है, राजस्थान की है। तो ऐसे भी आप कैंसिल करके भी ना अपना ऑब्जेक्टिव को अपन सही कर सकते हैं, फिर भी वो तो आपत्तिकाल के लिए है। वैसे आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है कि लोधांती, पंवारी, बनाफरी, खटोला, निभा, कुंदी, भदौरी, कुंदी, कुंडरी, कुंडी, ये तीन नाम हो सकते हैं। नामों में बड़ा वो जाता है, अब जैसे निभा लिखा है ना, तो जब पेपर में आया था तो निवड़ी लिख के आया था, तो थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा को रिलेट कर लीजिएगा कि लोधांती की जगह लोदांती भी हो सकता है, पंवारी की जगह पावारी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने शब्दों को इधर उधर, भदौरी की जगह कभी कभी आपको ना, जैसे भदौरी लिखा है ना, भदावरी लिख के भी आ जाता है, भदावरी। तो ऐसे कुल 5 बोलियां हैं, ओ सॉरी 12 बोलियां हैं, उपबोलियां हैं बुंदेली की। अच्छा, एक और है, ये नया है, ये तो पता है कि भाई ये उपबोलियां हैं, पर ये कभी अब नेक्स्ट पेपर में आपकी हो सकता है कि पंवारी, लोधांती और खटोला, खटोला जो कि दमोह में बोली जाती है, इसको आदर्श बुंदेली नहीं माना जाता। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में तो स्पेसिफिक लिखा है, तो एग्जामिनर सॉरी पेपर बनाने वाले को भी पता होगा कि अच्छा हमने ये पूछ लिया, अब हम उनसे कुछ यूनिक चीज़ पूछते हैं कि बताइए किसको आदर्श बोली बुंदेली नहीं माना जाता है। बाकी इनको नहीं माना जाता तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इनके अलावा जो है उनको बोला जाता है, ठीक है। ये आप कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो बताया नहीं कि किसको कहा जाता है, तो आप ये कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर पंवारी, लोधांती, खटोला को आदर्श बुंदेली नहीं माना जाता तो इसके अलावा जो बचती है उनको आदर्श बोली माना जाता है। कुंडी या कुंडरी जो है, ये जो उपबोली है, ये केन नदी के दोनों ओर जैसे कि हमीरपुर और बांदा, इन जिलों में बोली जाती है। हमीरपुर और बांदा ये यूपी में आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। खटोला दमोह में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रों के नाम। यह बोली झांसी यूपी में आता है, जो उत्तर प्रदेश में, जालौन, हमीरपुर, अब यहाँ से हमारा क्या जाएगा मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, ये आपके नरसिंहपुर और जबलपुर और बहुत सारे, मतलब ये तो है लेकिन हमें इतना पता होगा नरसिंहपुर, जबलपुर, यहाँ पर भी ये सब बोली जाती हैं। ये छत्र प्रकाश दिया है ना, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रही हूँ, छत्र प्रकाश दिया है। आपने जब रीतिकाल में पढ़ा होगा, रीतिकाल के कवि भूषण, ये कंफ्यूज करने वाले जो शब्द है ना, मैं वो बता रही थी आपको। रीतिकाल में आपने भूषण पढ़ा होगा ना, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो भी ऐसे शुरू होती हैं, छत्रसाल ऐसे कुछ करके। तो ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, वाला हमेशा पूछा जाता है कि छत्रसाल बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में करी। अब इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो छत्र प्रकाश, एक तो बुंदेली और एक तो लाल कवि। इन तीनों को केंद्र में रख के, ये लाल कवि को केंद्र में रख के और ये छत्र प्रकाश को केंद्र में रख के और ये बुंदेली को केंद्र में रख के क्वेश्चन बन सकते हैं कि छत्र प्रकाश की रचना किसने की, लाल कवि ने की। या लाल कवि ने किसकी रचना की, छत्र प्रकाश की। या लाल कवि द्वारा लिखी गई रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है, तो बुंदेली। ये आपको ऐसे आप खुद से क्वेश्चन बनाने हैं कि अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है, अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपको खुद से बनाने हैं। इससे आपकी ना जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी होगी और जो आपके मतलब पढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी आपको काफ़ी बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी। इशरू की फाक और आल्हा बुंदेली की प्रमुख रचना है, ये भी आ चुका है यूजीसी नेट में, पूछ चुका है। आल्हा और इशरू की फाक, आल्हा से 2-3 क्वेश्चंस और बन गए हैं कि इसका संपादन किसने किया, और ये आल्हा जो है वो किस आदिकाल में एक रचना परमाल रासो जगनी की, वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये बहुत एक आपका ये जो शब्द है ना, कई प्रश्नों को जन्म दे देता है। आल्हा किस भाषा में है, बुंदेली शब्द में। आल्हा में किन 2 वीरों का वर्णन हुआ है आपके आल्हा में, आल्हा उदल है ना। तो ये
किसने इसकी रचना की, जगनिक ने रचना की। किस रासों का खंड है, परमाल रासों का खंड है। ऐसे ये क्वेश्चंस ऐसे बदल बदल के आते हैं, जो हम कई बार इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। केशव दास और पद्माकर जैसे महान कवि बुंदेली क्षेत्र से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि केशव दास और जो पद्माकर हैं हमारे ना, वो जब हमारा यूजीसी नेट जो हमारा एमपीएससी 2022 का सिलेबस था ना, उसमें ये स्पेसिफिक केशव दास को पूछा गया था, उनकी रावणंगा संवाद रामचंद्रिका से दिया गया था। तब हम समझ सकते हैं केशव दास मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अगली जो हमारी भाषा है वो है कन्नौजी। अब जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट था ना, बुंदेली, खड़ी बोली और आपकी बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये हमारी मेन भाषा थी। अब जो कन्नौजी है, इसका हमको केवल क्षेत्र पढ़ना है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज इत्यादि जगह में ये थोड़ी थोड़ी बोली जाती हैं। कन्नौज का पूरा नाम, ये क्वेश्चन है आपका, जो आपको ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि कन्नौज का पूरा नाम पांचाल था, इसलिए इस बोली को पांचाली भी कहा जाता है। तो इससे आप ये कहें कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से किस भाषा को पांचाली भी कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कन्नौज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा, हरियाणवी, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, हरियाणा में बोली जाती है और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें हमने कोई वैसा साहित्य नहीं मिलता है, लोक साहित्य है लेकिन कोई ऐसा लिखित साहित्य ऐसा नहीं मिलता बहुत, इसलिए हमें इतना वो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रियर्सन ने इसको बांगरू कहा है। देखो मैंने ट्रिक बना दी छोटी सी यहाँ पर, बागी, जब बोर हो जाते हैं पढ़ने में तो ट्रिक बना देते हैं बागी, तो इसलिए मैंने बोला ग्रियर्सन ने इसको बांगरू भी कहा है, बांगरू। और वहाँ जाट बहुत हैं, हरियाणा साइड आपको पता है जाट बहुत है, इसलिए वहाँ की भाषा को ना जाटू भी कहते हैं, जाटू भाषा, जाट से जाटू, इसे आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा दक्खिनी। ये तो इम्पॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा था अभी लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन, लेकिन दक्खिनी का ही नाम नहीं लिया, उसका कुछ और ही नाम ले लिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है गुजरी। आप चाहे तो प्रीवियस का पेपर देख लीजिएगा, नहीं मिले तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। क्या पूछा था क्वेश्चन कि, बताती हूँ आपको क्या पूछा था। उसमें ये पूछा था कि जैसे हिंदी दक्षिण में जाके दक्षिणी हो गई थी, मुझे ना स्पेसिफिक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बस पे ये गुजरी ऑप्शन था, गुजरी तो ऑप्शन पक्का था, और गुजरात की भाषा के रिलेट में था कि ऐसे गुजरात की भाषा को क्या कहेंगे, तो वहाँ एक था गुजरी, तो सबको लगा गुजरात की होगी तो गुजरी होगा, कंफ्यूज करने के लिए थे, लेकिन वहाँ कच्छी हिंदी भी लिखा था। कच्छी का मतलब जो कच्छ की साइड बोली जाती है, कच्छकरण है ना, वहाँ के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में ये तो मुझे तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आपको वो PDF शेयर करूँगी जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरी ऑप्शन था। मैं इसका मतलब, मेरा ये बताने का मतलब है कि ये जो एक शब्द लिखे हैं ना, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इनसे आते हैं, इनसे जो प्रश्न है वो बनते हैं। इसकी लिपि, दक्कनी की लिपि पूछ सकती है। अच्छा, आप दक्कनी समझते हैं? दक्कनी क्या हो सकते हैं नॉर्मल भाषा में? मैं दक्कनी आपको बताऊं, नॉर्मल भाषा में जो हैदराबाद में भाषा बोली जाती है, हैदराबाद में तू कैसा कर रहा, ऐसे नाक से जो जैसे बोलते हैं ना, वो अजीब ही हिंदी होती है, तो वही हिंदी। और वो हिंदी वहाँ कैसे चली गई, नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे चली गई? जो उत्तर के शासक थे ना, उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को, अपने व्यापारियों को साउथ में भेजा था, दक्षिण में भेजा था, प्रचार प्रसार, अपना शासन विकसित करने के लिए। तो वो उत्तर के लोग, हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग गए साउथ में, दक्षिण में गए, और वहाँ के लोगों से मिलजुल कर वो अलग ही शैली उन्होंने बना दी, इसलिए वो दक्कनी हिंदी की, लेकिन थोड़ी सी अलग है हमारी भाषा से, नॉर्थ की हिंदी से अलग है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद आता बिहारी हिंदी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी। ये जो बिहारी हिंदी ना, ये बिहारी हिंदी, इसके साथ और निकली थी भाषा। कौन कौन सी भाषा निकली थी? असमिया निकली थी, उड़िया निकली थी, और बिहारी हिंदी। चूँकि असमिया उड़िया हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो सिर्फ हिंदी बिहारी पढ़ना, क्योंकि वो हमारी हिंदी से रिलेट करती है, इसलिए हम बिहारी हिंदी यहाँ बस ले रहे हैं। तो ये लिखा है यहाँ पर कि ये मागधी अपभ्रंश से निकली है।
ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब देखिए, आज के ज़माने में अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हम भोजपुरी को तो हम बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमें भोजपुरी नहीं पता और मैथिली नहीं पता। मगही को मैं मान सकती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें मगही नहीं पता, लेकिन मैथिली और भोजपुरी मैं नहीं मान सकती। भोजपुरी क्योंकि आजकल भोजपुरी के गाने बहुत चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, ना कि इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भोजपुरी के बहुत गाने बजते हैं। और मैथिली, तो मैथिली इसलिए ना कि मैथिली से आपको एक नाम याद रहा होगा, मैथिली ठाकुर करके, एक ऐसी लड़की जिन्होंने ना क्षेत्रीय भाषा और जो हमारे वर्तमान में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की आधुनिकता में जो जैसे गाने बन रहे हैं उसमें उसने लोकगीत का प्रचार बहुत किया, मैथिली ने ना। अब वो मिथिला से रिलेटेड है, उसका नाम भी मैथिली है और वो अक्सर गाने भी अपनी भाषा में भी गाती है, उसको प्रमोट करती है, इसलिए मैं ये दो नाम आपको सजेस्ट करती हूँ। अब हो सकता है आने वाले पेपरों में इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन सके, तो ठीक है। पहले हम मगही की बात करते हैं। मगही, मगही मतलब मागधी का जो स्वरूप बदल के मगही हो गया, और मागधी चूँकि मगध की भाषा है इसलिए जो मगही है वो मगध की भाषा के रूप में हम उसको समझते हैं। ये कहाँ बोली जाती है? बिहार के पटना जनपद मगही का केंद्र है। मगही में लोरिक और गोपीचंद, ये गोपीचंद आप समझ रहे हो कौन है गोपीचंद? लोरिक कथा तो आप सुने होंगे, अगर आप हिंदी साहित्य कोई लोरिक कथा, लोरिक कथा ये पढ़ा होगा आपने, तो ये वो है। और गोपीचंद क्या है, जो हमारे सिद्ध नहीं, नाथ में शायद आता है उनका नाम। तो क्योंकि ये इन्होंने समाज के कुरीतियों को और ये जो गलत प्रथाएं थी उनको रोकने के लिए, ये जो भगवान के प्रति लोगों को डराया जाता था, आडंबर, ये सब चीज़ों की दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सा काम किया था, लोगों को बहुत जागरूक किया था, इसलिए गोपीचंद का नाम उसलिए सिद्धनाथ में, बहुत सिद्धनाथ दोनों में से किसी एक में है, कुछ लोग सिद्ध में मानते, कुछ लोग नाथ में मानते, इसलिए वो गोपीचंद है। ठीक है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है। गया समझते हैं? अगर थोड़ा सा जो पिंडदान वगैरह लोग जो समझते होंगे कम्युनिटी के, वो जानते होंगे कि गया में क्या होता है, इसलिए गया अगर आप जानते हैं, सबको पता होगा घरों में हमारे जो पिंडदान वगैरह और जो ये हमारे पूर्वजों का जो संस्कार होता है ना, तो वो इस ज़िले में होता है। इससे भी आप रिलेट कर लीजिएगा कि गया में कौन सी बोली जाती है, तो मगही बोली जाती है। आप ऐसे चीज़ों से रिलेट करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ऐसे रिलेट कर लीजिए, क्योंकि ये सबके घरों में मतलब जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गया में, क्योंकि फैमिली में बात होती रहती होगी इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैथिली। चूँकि मैंने मैथिली का आपको बताया कि वो मैथिली ठाकुर का मैथिली लोक प्रचार के हिसाब से, तो इसकी 6 बोलियां हैं। अच्छा, मैथिली में ना अधिकतम आपको जिस समझ में ना कौन सी बोली, तो मैथिली में अक्सर 6 करके, गए 6, आए 6, ऐसे 6 करके मैथिली में यूज़ होता है ऐसे। अब क्या है, इसकी 6 बोलियां हैं, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली। ये तो नॉर्मल सी बात है। मेन क्या है, छिका छिकी, जो मैंने 6 की बात करी ना, ऐसे 6 करके बात करते हैं, गए 6, आए 6, ये छिका छिकी, ये है इसका एक उपनाम, और एक है जुल्हा, ये आप याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए जो है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ये याद करने के लिए, ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये याद कीजिए उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, ये मत याद कीजिए, लेकिन छिका छिकी और जुल्हा ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की संपन्न बोली है। क्यों संपन्न बोली है? मैंने बोल दिया संपन्न बोली इसलिए संपन्न बोली है? नहीं, मैथिली इसलिए संपन्न बोली है क्योंकि सिद्ध कवि थे, जो आपको पता है ना, पूर्व साइड ही सिद्ध कवि हमारे पूर्व से ही आए, तो सिद्ध कवियों ने ना मैथिली में ही अपना साहित्य रचा था। और जो हमारे विद्यापति हैं, आज आप जाएंगे बिहार के में मिथिला साइड जाएंगे ना, तो विद्यापति के जो भजन हैं, विद्यापति के जो रचनाएं हैं आज भी गाई जाती हैं, इसलिए मैथिली में श्रेष्ठ साहित्य की रचना मिलती है हमको। जो पदावली है रचना किसकी? विद्यापति की, जिसके कारण वो मैथिल कोकिल कहलाए ना, वो भी मैथिली भाषा में ही, बोली में ही लिखा गया है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है मैथिली क्योंकि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। ठीक है। इसीलिए मैथिली से आप मैथिली को केंद्र में रख के इतनी सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, और मैथिली याद ना आए तो मैथिली ठाकुर को याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने भोजपुरी। भोजपुर जिला इसका केंद्र है
इसलिए इसका नाम भोजपुरी पड़ा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। और लोक प्रचलन में ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, ये पूछ सकता है सॉरी, लोक प्रचलन में यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, ये पूछ सकता है आपको कि लोक प्रचलन में सबसे बड़ी बोली क्या है। मैथिली, मगही, भोजपुरी और हरियाणवी। अगर मैं आपको ये 4 ऑप्शन दूँ तो आप क्या कॉमन सेंस लगा के आप सोच सकते हैं, हाँ भोजपुरी सब बोलते समझते हैं, कुछ नहीं तो 1-2 शब्द तो बोल ही देते हैं, का बा, भले बा, ऐसे बोल ही देते हैं, है ना। तो इसलिए भोजपुरी हिंदी के लोक प्रचलन में यह भाषा है। मुंबई के भी लोग हैं तो भोजपुरी का 1-2 गाना उनको याद ही होगा, इसलिए यहाँ दिया है ना कि हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। अच्छा, इसमें सबसे बड़े जो हमारे प्रसिद्ध लोक कवि थे वो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर के भी लोकगीत आज भी गाए जाते हैं बिहार में। और जो भिखारी ठाकुर है ना, वो केवल हिंदी साहित्य के लिए नहीं, समाज के लिए भी उन्होंने बहुत काव्य लिखे, समाज की कुरीतियों को लेकर काव्य लिखे। कभी अगर हम पहुँचे भक्ति काल और रीति काल तक ना, तब एक आध काव्य में उनके वो लेकर आऊँगी भिखारी ठाकुर के, जो आज भी बोले जाते हैं और आपको ये पता भी नहीं होगा कि भिखारी ठाकुर के गाने हैं। ठीक है, सॉरी, कविताएं उनकी रचनाएं हैं। ये लोक कवि और नाटककार भी थे। इन्होंने विदेशिया, जो बिहार में प्रचलित है विदेशिया, ये आपके जब यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, विदेशिया किस राज्य के नाटक से संबंधित है, ये विदेशी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक और है, भिखारी ठाकुर को क्या बोला जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर। भोजपुरी का शेक्सपियर समझ जाइएगा आप, भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी से भिखारी ठाकुर रिलेट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इस क्षेत्र के लेखक थे, लेकिन इन्होंने भोजपुरी में रचनाएं नहीं करी। अगर हम पढ़ते हैं ना, इनके साहित्य पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद के उपन्यास, कहानी, हमें कहीं भी भोजपुरी की झलक नहीं देखने मिलती। हाँ, क्या झलक देखने मिलती है हमें प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद के रचनाओं में, जो भोजपुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार प्रांत के क्षेत्र में जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी ना, वो हमें देखने मिलती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम अपने ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आपके जो भी डाउट्स हों मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हों उनको क्लियर करें। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए। और वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बहुत 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 अच्छी बनाएंगे। तो थैंक यू।